नमस्कार दोस्तों। वक्फ अमेंडमेंट बिल हमने पास होता देखा बोथ राज्यसभा और लोकसभा में, लेकिन जैसे एक्सपेक्टेड था वो केस सुप्रीम कोर्ट में जाना ही था और सुप्रीम कोर्ट ने भी केस बाद में आया, पहले बोल दिया हाँ और उसके बाद सुनवाई शुरू कर दी। लेकिन ये तो पुराने जो हमारे चीफ जस्टिस थे उन्होंने बोल दिया कि मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी अभी चाइना जाके आया हूँ, वहाँ से पैसे लेकर आया हूँ, मैं इसके ऊपर कोई काम नहीं करूँगा, अगला चीफ जस्टिस इसके ऊपर फैसला देगा। अब उसकी सुनवाई शुरू हो गई है या होने वाली है और उसके ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इन सबके ऊपर डिटेल में बात करेंगे अवनीश जी के साथ, क्योंकि कुछ मेरे हिसाब से कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं जो हमेशा मैं देखता हूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। शुरू में बोला जाता है कि भाई ये तो बिल बिल्कुल ठीक है, हम इसके ऊपर सुनवाई क्यों करें, लेकिन बाद में चुपके से उसके अगेंस्ट जजमेंट्स आनी भी शुरू हो जाती हैं। हमने ये पैटर्न हमेशा देखा है। क्या इस बार भी ऐसे ही होगा कि शुरू में बोला जाएगा कि ये तो बिल्कुल ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है इसका, हम इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन बाद में बोल दी जाएगा भी इसमें तो कॉमा की मिस्टेक थी जिसके कारण इसको चेंज करना पड़ेगा, यानी कि ये पास नहीं हो सकता है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि अवनीश जी की बड़ी अच्छी स्टडी है इसके ऊपर कि क्या हो रहा है और क्या होगा। अवनीश जी, जय सिया राम। जय जय श्री राम। सुमित जी, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। जी सर। सर साहब, सुप्रीम कोर्ट क्या होगा? बिल्कुल, सबसे पहले तो हमारा आपका झगड़ा होगा। सुमित जी, आपने अपने इंट्रो में जो बात कही मैं उससे 100% असहमत हूं। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें चुपके से ऑर्डर पास कर देगा। आइए चुपके से नहीं, खुल के बताते हैं। जिस दिन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद जब लोकसभा और राज्यसभा ने इसको पास कर दिया और उसके बाद इसकी सुप्रीम कोर्ट की यात्रा शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट में अब से लगभग 1-1.25 महीने पहले जब जस्टिस खन्ना सीजीआई थे, उस समय यह मामला पहुंचा और जस्टिस खन्ना ने इसको न सुनते हुए अगली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी नए सीजीआई गवई साहब जब आए, गवई साहब, उनके लिए छोड़ दिया। उस समय भी बहुत सारी चीजें आई, लेकिन सबसे पहली बार जब केस की सुनवाई हुई तो सबको याद हो 1.25 महीने पहले 2 डेट्स लगी और 2 डेट्स में सुनवाई हुई। पहले दिन और उसके बाद दूसरे दिन। पहले दिन सुनवाई पूरी हुई शाम को 5:30 यानी 5:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से, और इस देश की सो कॉल्ड स्थापित मीडिया ने ब्रेकिंग बनाना शुरू कर दिया। रोक दिया, स्टे दे दिया, स्टे दे दिया, लग गया तमाचा मोदी के मुंह पे, वक्त जिंदाबाद, वक्त जिंदाबाद। मैंने बड़ा हम्बली उस दिन भी कहा और वो वीडियो हमारे यहाँ मौजूद है कि साहब कहीं कोई स्टे नहीं हुआ। ये पहले दिन की बात है। दूसरे दिन एक बार फिर 5:30 बजा और इस देश की सेक्टर 16 छाप मीडिया के रामुओं ने डफली बजानी शुरू कर दी कि साहब पड़ गया तमाचा, कोर्ट ने स्टे दे दिया, कोर्ट ने स्टे दे दी। ये लाइटर मोड में। अब जरा गंभीरता से बात कर दूं कि उन 2 दिनों में हुआ क्या। उन 2 दिनों में पहले दिन कोर्ट ने सिर्फ 3 कमेंट पास किए, कोई जजमेंट नहीं दिया। स्टे तो छोड़ दीजिए, इंटरिम स्टे भी छोड़ दीजिए, केवल 3 कमेंट किए। पहला कमेंट ये था वक्फ बाय यूजर के संबंध में। वक्फ बाय यूजर में सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच ने ये कहा कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड डीड हैं वक्फ बाय यूजर की, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड और नोटिफाइड डीड हैं, यानी जिनका की बाकायदे कागज देने के बाद और उसको अदालत से नोटिफाई करा लिया गया है, वो डीड रजिस्टर्ड है, उसको आप इस नए एक्ट के तहत डी नोटिफाई नहीं करेंगे तब तक जब तक कि हम इस केस को क्लोज न कर दें। पहला। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो आपने कमेटीज बनाई है और उस कमेटी में आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को, सिविल सोसाइटी के लोगों को और उसके बाद एक मुसलमान की जगह आपने जो 8 मुसलमान पैदा किया है, यानी 2 महिला मेंबर, एक सुन्नी, एक शिया, एक वहाब, वो अहमदिया और एक जो है वो क्या कहते हैं आगा खानी, इनको अभी इंडक्ट मत करिएगा। ये दूसरा डिसीजन था। तीसरी चीज सुमित जी ने क्या कहा, सुमित जी क्या कहा कोर्ट ने? तीसरा ये कहा कि इसके अलावा जितने भी डी नोटिफाइड हैं, जो अनरजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड डीड हैं, आप उसके खिलाफ काम करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये था पहले दिन का। और दूसरे दिन
खुद अटॉर्नी जनरल ने सरकार की तरफ से ये कह दिया कि हाँ साहब ठीक है, ये 3 अंडरटेकिंग हम दे रहे हैं, ये लीजिए अंडरटेकिंग, सेटिस्फाई होइए, और उसके बाद अपना काम चलता रहा। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण मैंने आपके यहाँ ही पिछले वीडियो में कहा था कि अगर कहीं कोई स्टे होता तो मुझे कोई चैलेंज करके दिखा दे कि योगी सरकार ने 300 से ज्यादा अवैध मदरसे वक्फ के जमीन पर, वक्फ के नाम पर कब्जा करके जो बनाए गए हैं भारत इंडो नेपाल बॉर्डर पर, उनको डिमोलिश कैसे किया। उसके बाद से भी लगातार डिमोलिशन हो रहे हैं। तो ये बात थी। तो साहब कल क्या हुआ उसको मुश्किल से 8-10 पॉइंट में मैं बता देता हूं। कल सबसे पहले कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी, पिछली बार कोर्ट ने ये कह दिया था कि देखो ऐसा है, हम सैकड़ों मुकदमे नहीं सुनेंगे तुम्हारे, तुम लोग कोई 5 मुकदमे तय कर लो और 5 रिटों को हम सुनेंगे। तो कल 5 वकील अपनी 5 रिटों को लेके मौजूद थे और उसमें कपिल सिब्बल थे, अभिषेक सिंघवी थे और इसके अलावा और लोग थे। इंटरेस्टिंग बहस हुई और उस बहस से दर्शकों को ये पता लग जाएगा कि वक्फ का सुप्रीम कोर्ट में क्या हाल होने वाले हैं। इसके संकेत खन्ना साहब ने भी दे दिया था, इसका संकेत गवई साहब ने भी दे दिया है। सबसे पहले शुरुआत किया किसने? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने। उन्होंने कहा कि देखिए साहब ऐसा है, संसद से पास ये बिल है, इसलिए आप केवल 3 पॉइंट पर सुनिए। और वो 3 पॉइंट कौन से थे? पहला कोर्ट, दूसरा यूजर और तीसरा डीड। उन्होंने कहा केवल वक्फ बाई यूजर पर आप सुनेंगे, रजिस्टर्ड डीड पर सुनेंगे, इसके अलावा आप कोई और विषय नहीं सुनेंगे क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब और उनके साथ मसीह साहब की 2 जजेस की बेंच ने कहा कि यस, आपकी बात बिल्कुल सही है, हम केवल और केवल इन्हीं 3 पॉइंट को सुनेंगे। अब इसके बाद साहब बहस शुरू होती है। सबसे पहले कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने कहा कि देखिए साहब ऐसा है, ये जो दलील दे रहे हैं कि आप केवल 3 पॉइंट को सुनेंगे, तो इतना महत्वपूर्ण कानून है, इसमें टुकड़े टुकड़े में सुनवाई नहीं हो सकती। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि इस कानून का उद्देश्य वक्फ की संपत्तियों को जब्त करना है, तो गवई साहब क्या बोलते हैं? संसद द्वारा पारित कानून में संविधान का पूरा ध्यान रखा गया है और इसकी धारणा मौजूद है। जब तक कि कोई स्पष्ट मामला नहीं बनता संविधान के उल्लंघन का, तब तक अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और इसके बाद अब सुनिएगा कि जब देश बदलता है, समाज बदलता है, तो कैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं घुटने के बल आ जाती हैं। सीजीआई मिस्टर गवई ने क्या कहा इसके आगे, मैं कोट कर रहा हूं, खास तर वर्तमान परिदृश्य में हमें इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है सिब्बल साहब। यहां गवई साहब ने कहा कि इस समय जो देश का माहौल है, देश की जो अंडरस्टैंडिंग है और समाज जिस तरफ सोच रहा है, खासतौर से अब हम इस मामले में दखल नहीं देंगे, कोई अदालत दखल नहीं देगी। सिब्बल कहां रुकने वाले? सिब्बल ने दोहराया कि साहब देखिए ऐसा है कि आप इसको टुकड़े में मत सुनिए। सीजीआई ने कहा बिल्कुल नहीं, हम केवल इसी 3 पॉइंट को ही सुनेंगे, क्योंकि पिछली बार सुनवाई में 2 दिन की सुनवाई के बाद हमने केवल यही 3 पॉइंट पर अपने सवाल रेज किए थे। इसके अलावा सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ टनाटन है, सब कुछ संविधान के अनुरूप है। अब इसके बाद गवई साहब यहीं नहीं रुके। गवई साहब ने कपिल सिब्बल से कहा कि मैं दरगाह भी गया हूं, मैं चर्च भी गया, हर किसी के पास चढ़ावे का पैसा है। उसके तुरंत बाद सिब्बल ने कहा कि देखिए दरगाह दूसरी चीज है, लेकिन मस्जिदों के पास जो है वो पैसा नहीं आता चढ़ावे का, और मैं मस्जिद की बात कर रहा हूं। यहां पर वो झूठ बोल रहे थे, जकात की बात वो छुपा ले गए। और उसके बाद उन्होंने कहा सिब्बल ने कि 2025 का ये कानून पुराने कानून से बिल्कुल अलग है। मंदिरों में चढ़ावा आता है लेकिन मस्जिदों में नहीं आता। यही वक्फ बाई यूजर की स्थिति बाबरी मस्जिद केस में भी थी, और दर्शक याद करें बाबरी मस्जिद का केस इन्हीं कपिल सिब्बल ने लड़ा था। अब सीजीआई वाच, ये देखिए डायलॉग चल रहा था रामलीला की तरह। अब सीजीआई ने पूछा कि क्या पहले के कानून में पंजीकरण की व्यवस्था थी, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी? सिब्बल ने कहा हाँ, इसमें कहा गया था कि इसे पंजीकृत किया जाएगा, यानी सारी वक्फ की जमीनों का कागज देकर रजिस्टर्ड होना होगा। सीजीआई ने पूछा कि हम आपसे इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं,
कायदे से मुझे इंफॉर्मेशन दीजिए कि क्या पुराने वक्फ कानून में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता थी, मैंडेटरी था? कपिल सिब्बल ने कहा कि साहब ऐसा है, पुराने अधिनियमों में शैल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, SHALL, शैल का इस्तेमाल किया गया था। सीजीआई ने कहा कि ऐसा है बंधु, केवल शैल शब्द के प्रयोग से रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं हो जाता, हमको अंग्रेजी में समझाइए। उसके बाद सीजीआई ने कहा कि आज के समय में हम आपसे पूछ रहे हैं कि अधिनियमों के तहत वक्फ घोषित की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन यस है या नहीं है पुराने कानून में। सिब्बल ने कहा कि ऐसा है सर, 1954 वाले जो वक्फ कानून है उसमें जितने भी संशोधन हुए उसमें वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था। बिल्कुल सफेद झूठ, चाचा नेहरू वाला 54 वाला है ये वक्फ। अदालत ने फिर, सीजीआई ने फिर पकड़ लिया सिब्बल को। उन्होंने कहा ऐसा है, क्या वक्फ बाय यूजर भी रजिस्ट्रेशन इसका मैंडेटरी था? सिब्बल ने कहा हाँ, सफेद झूठ। कैसे? अभी गवई साहब आगे पकड़ रहे हैं। फिर गवई साहब ने ये कहा कि आप तो ये कह रहे थे कि 1954 के पहले जो यूजर है उसके वक्फ का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य ही नहीं था, शैल शब्द का इस्तेमाल था, और 54 के बाद जो है ये आवश्यक कैसे हो जाता है भैया, ये बताइए। इसके बाद सिब्बल ने कान पकड़ा और सिब्बल ने अपनी तमाम बेशर्मी छुपाते हुए अदालत के सामने कहा, क्या शब्दों पर जाइएगा, अदालत वाक्यों से और कहे पे चलती है। सिब्बल ने कहा कि हाँ सर, इस बारे में कुछ कंफ्यूजन है। ये शायद 1923 का जो जिन्ना वाला वक्त उसमें हो सकता है। सीजीआई कहे अच्छा ठीक है। उसके बाद अब आई एम कोटिंग सीजीआई गवई साहब, अगली जो बात कही बेहद महत्वपूर्ण है, दर्शकों जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम सब पर बहुत दबाव है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हम सब पर बहुत दबाव है, और सिर्फ हम पर ही नहीं बल्कि आप पर भी बहुत दबाव है। और सिब्बल से फिर उन्होंने ये कहा कि हम आपकी इस दलील को ऑन रिकॉर्ड दर्ज कर रहे हैं, जो फैसले के समय हम कंसीडर करेंगे। ये जो आपने झूठ बोले हैं और ये कहा है कि ये था और नहीं भी था, आपको कंफ्यूजन भी है। उन्होंने ये कहा कि ऐसा कौन सा रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन था जिसमें शैल लगा दिया गया और रजिस्ट्रेशन न कराने पर आप कुछ उखाड़ नहीं सकते थे, तो फिर उस रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब था आप जिसको कह रहे हैं कि था। और 2025 का जो मोदी सरकार का नया एक्ट है उसमें केवल मौलाना कहीं भी झंडा गाड़ दें, रुमाल रख दें और कहें कि ये वक्फ की जमीन है, वो नहीं है, रजिस्टर्ड डीड नहीं है, कागज पत्तर नहीं दिखाया गया है, उसको रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, तब फिर वो नहीं माना जाएगा। और सिब्बल इसके बाद चुप हो गए। लेकिन बी आर गवई यहीं चुप नहीं हुए। बी आर गवई ने कहा कि खजुराहो में एक मंदिर, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कहा सिब्बल ने कि देखिए साहब, एएसआई जो इमारत संरक्षित कर रही है और जितने भी ऐसी मस्जिदें हैं जो कि एएसआई के द्वारा संरक्षित हैं, उसमें ये लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल हो ही नहीं सकती वक्फ का लैंड, और हमारा तो 25 जो आर्टिकल है उसके तहत हमारी धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो छीनी जा रही है। अब गवई साहब की फिर बारी थी। गवई साहब ने फिर रेला इनको और कहा कि ऐसा है कि खजुराहो में एक मंदिर पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले रखा है एएसआई ने, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है मिस्टर सिब्बल कि वहां पर हिंदू धर्म के लोग अपना जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हर तरह का रिचुअल करते हैं। इस पर सिब्बल ने कहा कि अरे सर, नया कानून जो है इसमें अगर कोई संपत्ति एएसआई संरक्षित है तो ये वक्फ नहीं हो सकती। सीजीआई ने कहा ठीक है, अगर वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती तो इससे क्या आपको अपना धर्म का पालन, मजहब का पालन करने से रोका जा सकता है? और जामा मस्जिद का एग्जाम्पल दिया, कहा सिब्बल जामा मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जाती है। और तो और ये सीजीआई ने नहीं कहा, लेकिन मैं दर्शकों के सामने कह रहा हूं, संभल की जामा मस्जिद वो भी तो एएसआई द्वारा अंडरटेक्ड है, क्या वहां पर नमाज नहीं होती है? सीजीआई ने जामा मस्जिद का नाम लिया। फिर उन्होंने कहा सिब्बल ने कि नहीं साहब देखिए ऐसा है कि उस पर वक्फ नहीं रह जाएगी ना, तो बोले वक्फ इंपॉर्टेंट है कि आप आर्टिकल 25 का हवाला दे रहे हैं कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता बाधित हो जाती है, हमको अपने रिलीजियस काम करने से रोका जाएगा। कहां रोका जा रहा है, कहां रोका जा रहा है? सिब्बल चुप। और उसके बाद सुनिए इस देश के नए सीजीआई गवई साहब ने क्या कहा
कि मैंने जानबूझ के ये मुकदमा सुनने से पहले एक एएसआई संरक्षित मंदिर का दौरा किया। नाम नहीं बताया उन्होंने, खजुराहो का तो बताया कि मैं पहले कभी गया था। इसके बारे में उन्होंने कहा कि मैंने इस केस की हियरिंग से पहले दौरा किया और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि भक्त वहां जाकर प्रार्थना कर सकते हैं। तो क्या इस तरह की किसी भी प्रोविजन से आपकी प्रार्थना करने का अधिकार छिन जाता है? सिब्बल कहां मानने वाला? सिब्बल ने फिर कहा कि सर, आप कहते हैं कि वक्फ मान्यता रद्द की जाती है, तो इसका मतलब वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। सीजीआई ने कहा आपको वक्फ की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है कि आर्टिकल 25 के तहत अपने पूजा पाठ, अपनी नमाज अदा करने में इंटरेस्ट है? आप पहले ये बताओ। सिब्बल फिर चुप। सिब्बल के पास ऐसा कुछ नहीं था। और कल गवई साहब ने इसकी हियरिंग अगले दिन पोस्टपोन करने से पहले ये कहा कि यहां आर्टिकल 25 का कहीं भी कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है, इसलिए हम आज भी आपको कोई इंटरिम रिलीफ नहीं देंगे, कोई इंटरिम रोक नहीं लगा सकते। हम इन्हीं 3 पॉइंट पर फिर टाइम पास करेंगे अगली हियरिंग में। जी सर, आपने जो बता दिया कि ये कुछ हुआ है, चलिए अब मैं दूसरी तरफ बोलता हूँ। साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई हम जनरली कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस होता है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करते अनलेस अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस इज मेड। अब इसका मतलब है आपने इंडिकेशन भी दे दिया सिब्बल को कि बेटा तेरा केस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तू तो 54, 48 और 27 की भी गलतियां कर रहा है, ये गलतियां मत कर, स्ट्रॉन्ग केस बनाकर लेकर आ, हम तेरे बात है। हमने पहले भी तो आपकी बात सुनी है, रात के अंधेरे में हमने आपकी सारी बातों के ऊपर हमने ठप्पा भी लगाया है, अब दोबारा ले आओ फिर कर लेंगे। सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम वही देख रहे हैं जो दिखाना चाहते हैं, वो वही देख रहे हैं हम जो दिखाना चाहते हैं, बट प्लीज ब्रिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस। ठीक, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हकीकत यह है कि तमाम आर्टिकल्स जिसका आपने अभी नाम लिया, इन सारे आर्टिकल के लगभग आपको पता है ना कि 100 के अराउंड लगभग 70 या 72 या 77 कुल रिटें थी। उन सबको इन लोगों ने आपस में बैठ के, जितने भी वादी थे, जितने भी विरोधी पक्ष के थे, वो सारों ने फिल्टर किया और सबसे स्ट्रांग जो क्लेम थे, ऐसे 5 क्लेम याचिकाओं के लेके आए हैं। और इनके पास सबसे हाईएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है? आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 जो बार बार कहता है कि आप कहीं भी अपने किसी भी धर्म का पालन कोई भी कर सकता है, उसको सरकार रोक नहीं सकती। तो उसी आर्टिकल 25 पे उन्होंने, सीजीआई ने सारी बहस ही रही, यानी अब मामला बिल्कुल अंतिम बिंदु पर आ चुका है। आर्टिकल 25 से बड़ा बर्मास्त इनके पास कोई नहीं था, विपक्षियों के पास, और आज भी कोई इसके अलावा स्ट्रांग पॉइंट इनके पास नहीं है। उसी आर्टिकल 25 को ही तो ध्वस्त किया है कल गवई साहब ने। उन्होंने कहा कि भैया जामा मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हो ना, संभल में भी पढ़ोगे। ये सीजीआई ने संभल वाला नहीं कहा, मैं अनकोट कर रहा हूं उनको, मैं कोट नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने जामा मस्जिद कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि भैया हिंदुओं के भी तमाम मंदिर, जैनों के, बौद्धों के तमाम ऐसे मंदिर और धार्मिक स्थल हैं जो एएसआई के अंडर आते हैं, लेकिन वहां पर उनके रिचुअल्स होते हैं। रिचुअल होने से कहां रोका जा सकता है और कहां रोका जा रहा है? लेकिन इंटरेस्ट तो लैंड जिहाद पे है ना। कब और लेकिन मुंह से कह सकते नहीं कि हमको लैंड जिहादी को सेव करना है। और मजे की बात यह है, लैंड जिहाद इस देश में होगा, इसको पिछली बेंच ने भी नहीं माना था, इस बेंच ने भी पहले ही रुख अपना साफ कर दिया। तो आप मुझे ये बताइए, इनके पास कौन सी सीट है, कहां बैठ के जाएंगे? इनके पास तो बाथरूम के बगल वाली जगह भी नहीं है। मैं ये मानता हूं कि इस देश के बहुसंख्यक हम सनातनियों को इस देश की कोर्टों से तमाम ऐसी निराशाएं मिली हैं कि हमारी धारणाएं इनके लिए बुरी अगर हैं तो इसमें इनका दोष है। मैं ये मानता हूं सुमित जी, मैं ये मानता हूं कि पुराने अनुभव बहुत कठोर रहे हैं, लेकिन इस देश ने यह भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही आपको श्री राम जन्मभूमि मंदिर दिया है। इसी देश की सुप्रीम कोर्ट से ऐसे तमाम फैसले निकल के आए हैं और यही बी आर गवई ने अभी कुछ दिन पहले कहा। और एक एग्जांपल आपको और दूंगा मैं, अभी गवई साहब ने कुछ दिन पहले आरक्षण पर भी एक बात कही है कि आरक्षण के क्रीमी लेयर को अब तय करना सरकार का काम है। मैं देख रहा हूं वो सीजीआई गवई साहब जिन्होंने अपने शपथ लेने से पहले ये कहा था कि मैं दलित जाति से आता हूं और मैं इस देश का पहला दलित सीजीआई बनने जा रहा हूं, उन्होंने ही कहा है कि आरक्षण यानी रिजर्वेशन का क्रीमी पॉलिसी अब तय होनी चाहिए, ये सरकार करे। और एक केस और बता देता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जब पहलगाम
की घटना हमारे यहाँ हुई और उसके बाद भारत सरकार ने स्ट्रांग एक्शन लेते हुए 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश दिया। तो एक महिला, एक लेडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा कि साहब देखिए, हम नहीं छोड़ सकते, हमको यहीं रहना है। सुप्रीम कोर्ट ने जानते क्या डिसीजन दिया? सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को मैं कोट कर रहा हूं सुमित जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के किसी भी निर्णय में संविधान की अंतिम व्याख्या करना और संविधान के तहत अंतिम निर्णय लेना सरकार और संसद के हाथ में है। सरकार ने यह निर्णय ले लिया है, इसलिए इसमें अदालत कहीं से हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सरकार संविधान के मामले में तय करने के लिए सर्वोच्च है, ये माना, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना और उसको 72 घंटे का टाइम दिया और कहा 72 घंटे के बाद अपने कागज पत्तर तैयार करो, अपना झोला बिस्तर तैयार करो और बाघा बॉर्डर क्रॉस कर जाओ। इसलिए ये साफ है, इस वक्त में जो आर्टिकल 25 की प्ली लेके चल रहे हैं, इन पांचों याचिकाओं में केवल आर्टिकल 25 बचा रह गया है, बाकी सब धूल धूसरित हो चुका है पहले ही। इसीलिए केवल 5 याचिकाएं सुन रहा है और पांचों में केवल माला जपी गई है आर्टिकल 25 की, जिस पर जो बहस हुई उसमें सिब्बल को खरी खरी सुना दिया है सीजीआई ने कि ये आर्टिकल 25 का झुंझुना भी नहीं चलना है। मेरा दावा, मेरा भरोसा, मेरा विश्वास, ये तीनों है सुमित जी कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट 2025 सरकार का वो जीत रहा है। ये सारे विपक्षी और इस देश के सबसे बड़े लैंड जिहादी वक्फ बोर्ड को समर्थन देने वाले सबके सब हार रहे हैं। कटु अनुभव कई रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छे अनुभव भी रहे हैं, इसलिए गुण और दोष के आधार पर कभी कभी तारीफ करना बनता है। चलिए, अब आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरे से पूछेंगे, मेरा अभी विश्वास इस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि एक एक वर्ड इनका बोला हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंडली, आपको मालूम है कि जो अभी जो कपिल सिब्बल हैं, आपको मालूम है वो भी एक बड़े हटे हुए खिलाड़ी हैं। बहुत केसेस हैं जो जीत नहीं सकते थे, उन्होंने जितवाए हैं, क्योंकि कोई ऐसी जादू की छड़ी है उनके पास जीतने के लिए। क्योंकि उन्होंने जैसे एक स्टेटमेंट बोला, आखिरी क्वेश्चन वो भी पूछ लेता हूं आपको, जैसे उन्होंने बोला कि भाई ये तो परमानेंट एंडाउमेंट है अल्लाह के लिए, अल्लाह के नाम पर। एक बार वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई तो हो गई, ये ट्रांसफर नहीं हो सकती, बेशक वो इलीगल है या लीगल है। इनके हिसाब से तो किसी ने भी अगर बोल दिया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो उनकी हो गई। कांग्रेस के हिसाब से या सिब्बल के हिसाब से तो ऐसे ही होता है। लेकिन जब हिंदुओं का पक्ष आता है, जब हमने बोला कि राम मंदिर की जगह चाहिए, तो सिब्बल ने बोला भी राम तो दिल में होना चाहिए, उसके लिए मंदिर की जरूरत क्या है। लेकिन अल्लाह के लिए नहीं बोलते हैं कि अल्लाह दिल में होना चाहिए। अब सर, इसका जो है सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ बोला नहीं इसके ऊपर। है जवाब है, सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, यही कहा था ना कि एक बार हो गई तो अल्लाह के नाम पे है। लेकिन जब पहली हियरिंग में खन्ना साहब, अभी गवाही साहब छोड़ देते हैं, जो पहले 2 दिन की हियरिंग हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सरकार के कहने पर यह कहा और सरकार ने अंडरटेकिंग दिया कि वक्फ बाय यूजर में जो अनरजिस्टर्ड डीड हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन पर आप डिमोलिशन करिए, उसको वापस लीजिए, हम कुछ नहीं रोक रहे हैं। केवल जो रजिस्टर्ड हैं उनको डी नोटिफाई मत करिएगा। ये नहीं कहा कि इनको छोड़िएगा मत, डी नोटिफाई मत करिएगा। यानी अब जो रजिस्टर्ड हैं उनके भी कागज चेक होंगे, अगर कागज फर्जी पाए गए तो वो डी नोटिफाई होंगे। आप बताइए ना, अल्लाह की जमीन अल्लाह के नाम पर कहाँ रह गया? डी नोटिफाइड जितने हैं योगी सरकार तो वापस ले रहे हैं। आज की डेट में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, 125 एकड़ वापस ले चुके हैं इंडो नेपाल बॉर्डर पर। कहाँ है सर? इसीलिए मैं कह रहा हूं केवल आर्टिकल 25 का एक झुंझुना है, उसको भी तोड़ रहे हैं सीजीआई। और एक चीज और मैं बताऊं आपको, शको सुबह बिल्कुल है, लेकिन 2 सेंटेंस जो मैंने अभी बताया, कल गवई साहब ने जो कहा है सिब्बल के सामने कि हम पर बहुत दबाव है, ये बहुत कुछ कह जाता है, ये बहुत कुछ कहता है साहब। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आज के बदले समय में हम पर बहुत दबाव है। सारा मर्म इसी में छुपा हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं, जब एक समाज जिंदा समाज के रूप में व्यवहार करना शुरू कर देता है तो बड़ी से बड़े तानाशाहों को भी घुटनों पर आना पड़ता है। और यही है अच्छे दिन साहब, यही है अच्छे दिन। भारतीय जुडिशरी की जय हो। चलिए, आज आप जो है जुडिशरी की जय कर रहे हैं। मैं अभी भी सहमत नहीं हूं कि ये जो जुडिशरी है हमारी है, ये सुधरने वाली है। यस, प्रेशर है 100 करोड़ हिंदुओं का, सनातनियों का, जिसको दबाया गया। हिंदुस्तान में हिंदू ही
जिसको बोला गया था कि कंट्री आपके लिए है, उसी में हमें दबाया गया और हमारे सारे हक इन्होंने छीन लिए, एजुकेशन से लेकर हमारे पूजा पाठ के ऊपर भी। यहाँ पर तो सब 2014 से पहले जय सिया राम बोलने वालों को जेल होती थी, क्योंकि ये बोलते थे कम्युनल है। लेकिन आप अल्लाहू अकबर, अल्लाहू बकरी, अल्लाहू हलाला ये बोल सकते थे, लेकिन जय सिया राम नहीं बोल सकते थे। ये वही देश है। तो ये सुप्रीम कोर्ट उन्हीं के साथ खड़ी होती थी। आज आपने बोला जैसे, देखिए अभी सुनवाई में हमेशा ये पक्ष लेते हैं और उसकी बहस लगती है कि भाई ये तो हमारे पक्ष में है। उसके बाद हमने जजमेंट्स को उल्टे होते हुए देखा भी है। अब देखना ये है कि आपकी बात सही होगी या हमारी। मैं कहता हूँ कि आपके मुँह में घी शक्कर कि आपकी बात सही हो। मैं इसके लिए प्रार्थना करूँगा, दुआ नहीं कर सकते, प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि दुआ करेंगे तो केस उनके हक में चले जाएगा। प्रार्थना करते हैं कि आपकी बात सही हो, कि इस बार कोर्ट सही फैसला लेगा, क्योंकि यो मक्कारी कांग्रेस ने हमारे साथ की है उसको रिवर्स करने का टाइम आ गया है। मोदी जी ने अपनी तरफ से एक्शन ले लिया, अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसको मोहर लगाती है या उठाकर बाहर फेंकती है, वक्त बताएगा। अवनीश जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट एनालिसिस एंड आई होप यू आर प्रूवन राइट। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद।